वातावरण में बच्चा सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो सिंबल को ग्रहण करता है। तो पहला जो सोपान होता है वो संकेत के रूप में किसी भी चीज को देखता है, ठीक है। तो वो हमेशा उसके लिए क्या होता है, संकेत। तो बच्चा हमेशा पहले किससे, संकेत से सीखता है। हम छोटे बच्चे को स्कूल के अंदर जैसे लहर प्रोग्राम के अंतर्गत सिखाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो बच्चों को दीवारों पर हम क्या बनाते हैं, अपन कौवा बोले लेकिन कौवे का चित्र बना दो आप और फिर कहो कौवा, तो बच्चा उसको क्या करता है, थोड़ा सा शीघ्रता से सीख लेता है। ये संकेत ही आगे चलकर किसका काम करता है, उद्दीपक का। किसका काम करता है, उद्दीपक का। उन पंखों को बंद करो और ये आवाज गूंज रही है ना, तो उसको मैनेज करो। तो अब देखो क्या हो गया, संकेत बच्चे के लिए क्या है, उद्दीपक। तो ये जो पहला जो प्रोसेस है ये तो ध्यान रखें एसआर थ्योरी पर डिपेंड है। कौन सी थ्योरी पर है, एसआर। अब तुम्हें ये लगेगा कि सर एसआर तो ऊपर वाला होना चाहिए, मीनिंग समझिए इस चीज को। आपको क्या लगेगा कि एसआर तो ऊपर वाला होना चाहिए, लेकिन बच्चे के सामने हम उद्दीपक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रस्तुत करने का मतलब क्या होता है, अनुक्रिया या उद्दीपक, अनुक्रिया। अब आप अपने आरएस थ्योरी और एसआर थ्योरी को हटाओ वहां से ब्रेन के अंदर। चॉकलेट को प्रस्तुत करना ये अनुक्रिया है। जब तक उद्दीपक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक ये उद्दीपक को ग्रहण ही नहीं करेगी। फिर समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो आप दिमाग में सोच रहे हो वो मैं वो नहीं कह रहा हूं। यहां पर ऊपर लिखा हुआ है उद्दीपक अनुक्रिया, लिखा हुआ ना, और नीचे क्या है, संकेत। तो संकेत तो उद्दीपक है, वातावरण में प्रस्तुत नहीं करना है, ऑलरेडी बच्चा संकेत को देख रहा है। तो ये तो हो जाएगा स्टिम्युलस रिस्पांस थ्योरी पर, एसआर थ्योरी पर, क्लियर। उसके बाद में उद्दीपक प्रस्तुत किया। मैंने इसको जैसे चॉकलेट पकड़ाई, ठीक है बेटा बैठे रहो, मैंने इसको चॉकलेट पकड़ाई, तो चॉकलेट पकड़ाना क्रिया है या उद्दीपक है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। तो यहां पर उद्दीपक प्रस्तुत करना क्रिया है ना कि उद्दीपक है, क्लियर। खाना देना, खाना तो उद्दीपक है लेकिन देना क्या है, क्रिया है। तो यहां पर जो आपका उद्दीपक अनुक्रिया जो शब्द है ये किस पर आधारित है, आरएस थ्योरी पर आधारित है। किस पर आधारित है, आरएस थ्योरी पर आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है, उद्दीपक का देना। इसको ध्यान रखें आप। उसके बाद में तीसरा क्या है, श्रृंखला अधिगम। ये है ना, श्रृंखला अधिगम। ओके। अब श्रृंखला अधिगम में आप आओ स्किनर पर, और स्किनर को थोड़ा याद करो, ध्यान से देखो। मैं यहां से यहां चला, चलना क्या थी, अनुक्रिया। क्या मिली, चॉकलेट। चॉकलेट ने किसका काम किया, उद्दीपक का, पुनर्बलन का या उद्दीपक का। फिर से चला, फिर क्या मिली, चॉकलेट मिली। फिर चला चॉकलेट, फिर चला चॉकलेट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक,
एक श्रृंखला में हम प्रस्तुत नहीं कर रहे क्या, चैनिंग में, चैन रिएक्शन में, यस और नो, चीजें समझ में आ रही है। तो श्रृंखला अधिगम में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जटिल अनुक्रिया संबंध है। कौन सा है, जटिल अनुक्रिया संबंध है। ये तीन चीजें तो याद रखनी है आपको, ये किस पर आधारित है, संकेत अधिगम किस पर, एसआर थ्योरी पर, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम आरएस थ्योरी पर, और श्रृंखला अधिगम जटिल आरएस थ्योरी पर या जटिल अनुबंधन पर आधारित है, जिसमें एक निश्चित क्रम के बाद क्या कर रहे हैं, तो श्रृंखला अधिगम आ गया। अब श्रृंखला के बाद में क्या आता है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। इसको किसी भी तरह से समझ सकते हो। शब्दों के साहचर्य में हम बता रहे हैं रंगों के प्रकार, क्या बता रहे हैं, रंगों के। तो लाल बताया तो हम संकेत लाल रंग को एक डिबिया में बना दिया, इसको बता दिया। इसके साथ पैरेलल हमने क्या कर दिया, को दूसरा कलर बता दिया, फिर तीसरा कलर बता दिया उनके साहचर्य में। या हमने क्या कहा कि मौसमी का रंग हरा होता है और इसके साहचर्य में नींबू का रंग भी क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, नारंगी रंग पीला होता है या नींबू का रंग भी क्या होता है, पीला होता है। ऐसे ही हम अगर एप्पल का, सेब का कलर बताएंगे तो उसके साथ साथ पोमेग्रेनेट मतलब इसका अनार का भी क्या बता सकते हैं, कलर। चीज़ें समझिए मैं क्या कह रहा हूँ कि एक शब्द के साहचर्य में बच्चे को क्या किया जा सकता है, दूसरा शब्द भी उसी साहचर्य में समझाया जा सकता है। क्लियर है, मतलब एक शब्द के साहचर्य में दूसरा शब्द भी समझाया जा सकता है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक संरचना बता रहे हैं, उसके तुलना में दूसरी संरचना समझा रहे हैं। एक कलर बता रहे हैं, फिर दूसरा कलर बता रहे हैं। आगे चलकर जब शब्द साहचर्य में हमने क्या कर दिया कि नींबू और मौसमी एक जैसी होती है कि नहीं होती है ना, लेकिन नारंगी और मौसमी में क्या होता है, अंतर होता है। तो हम बच्चे को एक तरफ क्या दिखाएंगे, नारंगी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या दिखाएंगे, मौसमी, दिखा दिया। अब दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा, तो बच्चा उसको संकेत के रूप में धारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो धीरे धीरे जब बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, शब्दों के साहचर्य से सीख लिया, अब वह उन शब्दों में क्या करना सीखता है, अंतर। इसी को हम क्या कहते हैं, विभेद अधिगम। जैसे रंगों में अंतर करना, आकृतियों में अंतर करना, लंबाई के आधार पर अंतर करना, छोटी छोटी चीज़ों के आधार पर बच्चा क्या करने लग जाएगा, अंतर करना सीख जाएगा। ठीक है, जैसे नारंगी और मौसमी में अंतर करना, आम और संतरा में अंतर करना, हर फलों का अलग अलग रंग हो जाएगा। तो अपन बच्चे को पूछेंगे कि भी नींबू का रंग कैसा है, तो बता देगा सर ऐसा है। मौसमी का रंग कैसा है, ऐसा है ना। या एप्पल का रंग कैसा है, ऐसा है। तो वो सारे अलग अलग रंग बताएगा। इसका मतलब पहले तो हमने बच्चे को सारे रंगों के बारे में बताया, फलों के रंग बता दिए, और एक फल बताया कि जैसे ये होता है वैसा वो होता है। तो उसके साहचर्य में सिखाया कि नहीं सिखाया, एक चीज़ क्लियर है। उसके बाद हमने क्या लिया, अंतर करना। बच्चा क्या करता है, सीखता है, अंतर करना सीखता है। अंतर किसके बीच, आकार में करेगा, आकृतियों में करेगा, या फिर आप रंग के आधार पर करेगा, है ना, या किसी अर्थ के आधार पर करेगा, या मात्रा के आधार पर करेगा। तो यहाँ बालक क्या करता है, अंतर करना सीख जाता है। हाँ, समरूपता के, हाँ, जब तत्वों में अनुरूपता होती है ना, समरूपता होती है, तो बच्चा उसको दोनों को एक मान के चल लेता है। जैसे नींबू और मौसमी में अगर अपना जो देसी नींबू हो, है ना, एक तो होता है कागजी नींबू जो अभी नॉर्मली अपन यूज कर रहे हैं, मार्केट में मिलते हैं। एक कई बार क्या होता है, हाइब्रिड पौधा भी उग जाता है, उसमें इतने मोटे मोटे नींबू लगते हैं। तो वो इतने मोटा नींबू वो और मौसमी वो लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। समझ में आई बात। तो ये शब्दों का साहचर्य है। तो लगभग वो समरूपता मतलब क्या होती है, समान समरूपता, मतलब लगभग एक जैसे दिखते हों, उन चीज़ों को सीख लेता है। पहले एक जैसी चीज़ों को ही सीखेगा, उसके बाद ही अंतर करना सीखता है, पहले अंतर करना नहीं सीखता है। अंतर पहले नहीं आएगा, पहले चीज़ें सीखी जाए। अंतर किस में करोगे, चीज़ों में, तो पहले चीज़ों को सीखो,
उसके बाद क्या करो, अंतर करो। तो अंतर या विभेद करने का क्या आता है, नियम आ गया। जब आपने ये 3 प्रकार से अधिगम कर लिया, शब्दों का आपको शास्त्री में बहुत सारा आपको नॉलेज हो गया, अब अंतर करना सीख गए, तो अब बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में छोटी छोटी सूचनाओं को क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या करेगा, संग्रहित करेगा, और संग्रहित कर अपना खुद का एक क्या बनाएगा, संप्रत्यय। क्या बनाएगा, संप्रत्यय बनाएगा, है ना, कि ये आम है, ये खाया जाता है, ये गर्मी में खाते हैं, या ये गाय है, गाय हमारी माता है, इसके 4 पैर होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते हैं। ये छोटे बच्चे को निबंध लिखने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं। ओके, तो बच्चे ने पहले क्या किया, गाय और भैंस में अंतर करना सीखा, और फिर जब गाय के बारे में उसके पास कुछ सूचनाएं हो गई, तब उसने खुद का एक सिंपल सा, ऐसा नहीं है कि कोई वो तार्किक विश्लेषण करेगा और ये कोई भारत पाक संबंधों पर कोई बहुत बड़ा वो लिख देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या लिखेगा, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये खरगोश है, ये हाथी है, ये घोड़ा है ना। तो हर चीज़ को पहले तो एक साथ देखता है वो। ठीक है, कुछ समान दिखती है तो उनको समान सीखता है, अलग दिखती है तो क्या सीखता है, अंतर करना सीखता है। लेकिन वो चीज़ तो वहाँ रह गई। अब तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्सेप्ट बन रहा है, अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग हो गई, और समान चीज़ें हैं वो क्या हो गई, समान। जिनमें समानता है वो तो समानता के आधार पर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और अलग चीज़ें हैं उनके अलग होने के आधार पर क्या बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, अब संप्रत्यय बना लिया, अब इस संप्रत्यय को क्या किया जाता है, पूरी सोसाइटी में रखा जाता है, और अब उस संप्रत्यय को क्या मिलने लगती है, मान्यता। जैसे तुमने कोई खोज की, खुद का संप्रत्यय है ना खोज, और वो खोज आपने लोगों के सामने रखी, और उस खोज को लोगों ने क्या देना शुरू कर दी, स्वीकृति। मतलब कुछ लोग उसके पक्ष में भी होंगे और कुछ लोग क्या होंगे, विपक्ष में भी होंगे। उसकी आलोचना भी होगी, उसकी प्रशंसा भी होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे उस बच्चे का जो संप्रत्यय है वो वाइड रूप लेने लगता है, और वाइड रूप लेने लगेगा तो वो लोगों के समक्ष जाएगा। अब उसको किसकी मान्यता मिलती है, सिद्धांत की। किसकी मान्यता मिलती है, सिद्धांत की या नियम की मान्यता। अगर वो सभी लोगों की मान्यता नहीं है तब तो वो सिद्धांत है, क्योंकि सिद्धांत की आलोचना हो सकती है। नहीं समझे, सिद्धांत की क्या हो सकती है, आलोचना हो सकती है। कैसे, सारे सिद्धांत पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। क्या मैंने कहीं पर नियम बोला, क्या नहीं बोला, नहीं बोला ना। और सिद्धांतों की आलोचना की है कि नहीं की है, भाई एक को हटाते गए, दूसरा लेते आए, फिर दूसरा हटाया फिर ले आए, तीसरा हटाया फिर ले आए, ऐसा किया कि नहीं किया। लेकिन आपने कभी सुना है कि रिलेटिव थ्योरी, सापेक्षवाद सिद्धांत जो आइंस्टीन का है, उस पर किसी ने आर्गुमेंट किया हो, या मेंडल के नियम पर किसी ने आर्गुमेंट किया हो, विरोध हुआ क्या, नहीं। क्योंकि वो क्या है, नियम, और नियमों को क्या मिलती है, सार्वभौमिकता। मतलब वो यूनिवर्सलाइज हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में मान्य हैं, वो इंडिया में भी मान्य हैं, कोलंबिया में भी मान्य हैं, वो सभी जगह मान्य हैं। नियम और सिद्धांत में यही अंतर होता है, ध्यान रखना। नियम सार्वभौमिक होगा, रूल सबके लिए बराबर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। ये नाम सुना है कि नहीं सुना है। इस लाइन में ही रूल्स की क्या है, परिभाषा है। सबके लिए बराबर होते हैं, इसका मतलब वो सबको मान्य होते हैं, है ना। इसका मतलब वो किसी के लिए टूटता नहीं है। ये समझ में आई बात। हम लाइन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि नियम सबके लिए क्या होते हैं, ये तो नियम है। लाइन समझो, देखो ये तो नियम है, सबके लिए समान है, दैट मीन्स उसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो सार्वभौमिक है। ठीक है, सिद्धांत वो उसका सिद्धांत है, वो ये कहता है, वो ये कहता है, इसका मतलब आलोचना हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो या तो
आलोचना होगी संप्रत्यय की, समालोचना भी होगी, समर्थन भी मिलेगा, तो क्या है? सिद्धांत। और अगर वो लोगों के सभी लोगों पर क्या मिल जाए? एक समान मान्यता मिल जाए, तो क्या कहलाएगा? नियम। तो संप्रत्यय के बाद में क्या आता है? क्या आता है? सिद्धांत या क्या? नियम। आता है कि नहीं आता है? ठीक है। और नियम का उपयोग या सिद्धांत का उपयोग अगर सामाजिक विकास की बात करें, सर्व कल्याण की बात करें, समाज कल्याण की बात करें, तो समस्याओं के समाधान के लिए सारी चीज़ें जो भी कुछ पढ़ रहे हैं अपन, वो मानव कल्याण के लिए पढ़ रहे हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं? भाई उद्देश्य ओवरऑल आपके व्यवहार का अध्ययन हो, आपके मनोविज्ञान का अध्ययन हो, तो इसका मतलब यही है ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है उसको जाने, और उसके अंदर कुछ गलत हो तो उसको क्या किया जाए? सही किया जाए। एक शब्द होता है नार्सिसिज्म, ठीक है, और वो हर ग्रुप में कोई ना कोई एक बच्चा जरूर होता है क्लास में या ऐसा हो। और वो सबसे खतरनाक होते हैं। वो अपनी गलत बात को भी क्या करते हैं? मनवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, उनको अपने से ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगता है, और अगर उसको लगता है कि मेरे से ज्यादा अच्छा है तो वो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करता है। समझिए चीज को। कई बार क्या होता है कि मैंने एक स्टडी की, बच्चे कई बार ऐसे पता चला कि सर वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था, है ना। शब्दों की सीमा है, नहीं बता सकते, कोई बात नहीं, कह रहा होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता यह है कि अगर आप थोड़ा अच्छा करते हैं तो इस अच्छा करने का इम्पैक्ट लोगों पर जाएगा, और इम्पैक्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग आपको पसंद भी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और कई बार स्टूडेंट क्या होता है, अपने आप को नोटिस में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करता है। यहां जो खड़ा है वो बेवकूफ नहीं होता है, ध्यान रखना, वो सब रीड करता है। तो वो क्लास में जब तक वो मैनेजेबल है तब तक तो टीचर कुछ नहीं कहेगा। नार्सिसिज्म बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। जब तक क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तब तक तो टीचर कुछ नहीं कहेगा, और जब वो क्लास से ओवर होने लगता है तो टीचर उसको क्या कर देता है? बाउंड कर देता है, या कुछ कहेगा उसको। अब उसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब वो आसपास इस एनवायरनमेंट में उस टीचर के बारे में उल जुलूल या कुछ भी बातें कह सकता है, या उसकी भूमिका को संदेह के दायरे में ला सकता है। मैंने बात की, ऐसे हैं ऐसे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि आप 100 बातों को बार बार बोलोगे तो कम से कम 4 बातें तो 4 लोगों के कान में जाएंगी, है ना। तो ये नार्सिसिज्म जो होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि आपके साथ रहते हुए इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी गट फीलिंग को अपने पास वाले के पास में इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि आप चाहते हो कि इस इंसान से मैं दूर रहूं, लेकिन फिर भी इंसान दूर नहीं हो पाता है, क्योंकि बातें बहुत लच्छेदार होती हैं। और ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करना सबसे ज्यादा क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करता है और दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचा रहा है। वो हार्म पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको पीट दिया या आपने उसको पैसों को नुकसान दे दिया, नहीं, ये तो नुकसान होते ही नहीं है। नुकसान होते हैं कि आप किसी काम के लिए आए और आपको उसने वो काम करने से ही रोक दिया, आपकी मानसिकता ही बदल दी। चीजें समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये है नुकसान मैक्सिमम। आप किस काम के लिए आए? पढ़ने के लिए आए, और आपका उद्देश्य पढ़ने के अलावा आपके दिमाग में ऐसा इनपुट डाल दिया, चीजें समझ रहे हो, और अब आप पढ़ने को तो भूल गए। अब आप दूसरों के कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हो, और उस आदमी का आप उसके अनुसार चल रहे हो, और वो सोच के बता रहा है वो चीजें। वैसे वो अपने आप को इतना शो करेगा कि यार ये अच्छा आदमी है ना, बाकी सारी चीजें नॉर्मल बताने की कोशिश करेगा। ऐसे इंसान को सामान्य आदमी कभी नहीं पहचान पाता है। ऐसे इंसान को
साइकोलॉजी पहचानती है, ठीक है। और फिर आता है नार्सिस शब्द, ठीक है, ईगोसेंट्रिक, नार्सिसिस, ये जो शब्द है ना बहुत खतरनाक है। अभी उसको वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ मैं, एक वीडियो आएगा इस पे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नार्सिसिस्ट, नार्सिज्म कितने प्रकार का होता है, उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, और वो ऑफिस में है, स्कूल में है, क्लास में है, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। पैसों का नुकसान पहुंचाना ये कोई नुकसान नहीं होता है ना, ये तो वापस कमा लेता है आदमी पैसे। सोच को नुकसान, और सोच का मतलब है दूसरे की सोच का दमन करना, है ना, और खुद को उस पर क्या कर देना, हावी कर देना। मानसिक, इसको मतलब मेंटल हैरेसमेंट है। ब्रेन वॉश में संभावनाएं दोनों हैं, है ना, कि ब्रेन वॉश में तो वो जरूरी नहीं है कि नुकसान कर रहा हो, है ना। अब तुम गलत सोच रही है, मैं तेरा ब्रेन वॉश करके तेरे को पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल दूं तो ये नुकसान नहीं हुआ, है ना। कुछ शब्दों के बारे में हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्या बना रखा है, लाइन बना रखी है कि इसका मतलब यही होता है ना, वो एक वर्ड है, वो पॉजिटिव भी यूज होगा और नेगेटिव भी। भाई आप किसी के संपर्क में हैं, उसने आप पर गलत प्रभाव डाल रखा है और तुम तो जिद कर गई नहीं है ये तो ऐसा ही होगा, और अब आप किसके पास गए, साइकेट्रिक के पास में गए, वो अब आपके साथ ट्रिक खेलेगा। अब वो आपका ब्रेन वॉश करेगा, वो बताएगा कि, क्योंकि ब्रेन वॉश का मतलब ये नहीं है कि जो पहले था उसको हटाना, पहले नेगेटिव हो सकता है उसको पॉजिटिव भी किया जा सकता है, और अपन क्या लेते हैं कि पॉजिटिव था उसको क्या कर दिया, ब्रेन वॉश करके नेगेटिव। ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी कभी भी एक पक्ष पे बात करता ही नहीं है, वो दोनों पक्षों के सुनता है, जो सही है उसको मान लेगी, गलत है उसको हटा देगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या आती है, साइकोलॉजी आती है। तो रॉबर्ट गैने क्या कहते हैं, अधिगम का जो सबसे अंतिम सोपान होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, समस्या के समाधान के लिए, मनोरोगों को पहचानने के लिए, है ना। बहुत सी बार हम क्या होते हैं, शारीरिक रूप से रोगी नहीं होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं। काफ़ी बार तनाव, हमें लगता है कि यार मैं हूँ तो सही, नींद भी पूरी ले रहा हूँ, खाना भी सही खा रहा हूँ, बाकी ज़्यादा मुझे लेकिन दिमाग में ऐसा चल रहा होता है पता नहीं कुछ गलत होने वाला है या कुछ होगा। इससे तुम्हारा हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है ना वो बिगड़ जाता है, और ये आपके ब्रेन को, और ब्रेन सही चल रहा है तब सही हो, चाहे हाथ कटाई क्यों ना हो। फील कौन करता है, ब्रेन। तो हमारे यहाँ तो ब्रेन सही है ना, वही हार्ट है ना। मेरा दिल ये कहता है, साइकोलॉजी में दिल कुछ कहता ही नहीं है, वो दिल कहने का काम भी कौन करवाता है, ब्रेन। ब्रेन हार्मोन्स को बढ़ाएगा तो हार्ट जल्दी पंप करेगा, है ना। और इससे बीपी बढ़ता है तो तुम्हें यहाँ पर हल्का सा चुभन सीने में, है ना, वो चुभन नहीं सीने वाली है ना, सीने में चुभन का मतलब आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जो चीज़ ज़्यादा फड़फड़ाएगी, है ना, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, फील आएगा, है ना। या अचानक से कोई बात सुन लो आपने पहले नहीं सुनी हो तो आप अव्यवस्थित हो जाते हैं, या आपको किसी नुकसान होने का डर हो तो भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, या आप अचानक कोई चिल्ला दे, है ना। कई बार होता है, कई इमोशनल होता है उन पर अचानक से आप चिल्ला दो तो उसकी हार्ट बीट क्या हो जाती है। ये सारी चीज़ें मतलब ब्रेन करवाता है हार्ट से, हार्ट कुछ नहीं करता है। हार्ट का काम है पानी इधर फेंकना इधर फेंकना, मोटर है हार्ट तो, बाकी फीलिंग हार्ट के पास में नहीं होती है। हाँ, सब कुछ न्यूरॉन्स ब्रेन से जुड़े, हार्ट से थोड़ी जुड़े हैं। हार्ट में क्या चल रहा है ये भी ब्रेन को ही पता होता है। फीलिंग्स ब्रेन तय करता है, हार्ट नहीं करता है। इंडियंस इस मामले में सबसे ज़्यादा फूल हैं, अपन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि मेरा दिल ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, कुछ नहीं कहता है। उसका दिल टूट गया, दिल नहीं टूटता है, दिमाग टूटता है। दिमाग में दिमाग अरे सही कह रहा हूँ मैं, मानो मेरी बात।
अब तुम कहोगे कि सर कैसे मान लें, हमारा टूटा है ना। तो दिल नहीं टूटता है भाई, दिमाग टूटता है। और दिमाग में विचार टूटते हैं, विचारों में मूल अभिव्यक्ति होती है, फीलिंग्स होती हैं। और जैसा हम सोचते वैसा नहीं होता है तो फीलिंग्स टूटना बोलते हैं उसको ना, है ना, कि मेरी भावनाएं टूट गई। ओके, तो भावनाओं को जोड़े रखो। और ये क्या हो गया, चॉकलेट ज़्यादा खा ली तुमने ना। तो सबसे पहले संकेत अधिगम, उसके बाद क्या करता है उद्दीपक अनुक्रिया, फिर क्या है, इन तीनों को याद रखना है। ये कॉम्प्लेक्स जटिल अनुक्रिया सिद्धांत है ना। इसमें आरएस, इसमें एसआर थ्योरी, क्लियर। और फिर ये ध्यान नहीं रखने आपको, ये क्रम याद रखना है। अब दूसरी बात है, ये तो क्या है बोलो, कैसा करूं, ऊपर करूंगा तो ये तो क्या हो गया, आरोही क्रम बढ़ता हुआ। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है वो लगातार, पदानुक्रम में आरोही क्रम में प्रथम सोपान और उच्चतम सोपान, निम्न सोपान, उच्चतम सोपान, अंतिम सोपान, समझ में आ गई बात। और एक पूछ रहा है वो ऐसा,